Hello, fellow students. Let's discuss another topic of India's balance of payment, that is silent feature of India's balance of payment. हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से दिखाई देता है, क्या उसकी सिचुएशन है, पहले कैसा था, अब कैसा है, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हम इसके अंदर कंपोनेंट का जिक्र नहीं करेंगे कि करंट अकाउंट कैसा है, कैपिटल अकाउंट कैसा है, क्योंकि वो आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बट इसके अंदर हम इंडिया की जो बैलेंस पेमेंट है ना, उसको उसकी सिर्फ समरी को देखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेटा की बात करूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जो रेगुलर डेटा है वो रिलीज़ होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली इसको रिलीज़ किया जाता है बाय आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था। तो उस पर क्वार्टरली बेसिस पर इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा डेटा दिया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि हमने जो भी कंपोनेंट पढ़े थे, जैसे कि प्राइवेट ट्रांसफ़र कितने, एक्सपोर्ट कितने, इंपोर्ट कितने, एफडीआई कितनी है, एफपीआई कितनी है, तो इन सब का पूरा ब्रीफ समरी दी जाती है कि पहले कितना था, अब कितना चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है और क्यों इंक्रीज़ हुआ है, वो सब दिया जाता है, ठीक है। और ये क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज़ होती है हर साल, यानी साल में 4 बार रिलीज़ होती है इसके ऊपर डेटा। अब बात करते हैं कि क्या चल रही है सिचुएशन इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जो इंडिया है वो ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है हमेशा से ही, लेकिन 1972-73 एंड 1976-77 में छोटा सा सरप्लस था, मतलब स्मॉल सरप्लस था, ज़्यादा नहीं था, बट उस टाइम पर हमारा डेफिसिट में नहीं था इन दो टाइम पर। बट अगर हम वैसे देखें तो हमेशा से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चलता आ रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है प्लान टू प्लान, लेकिन एक्सेप्शन था फोर्थ प्लान, मतलब जो 5 ईयर प्लान आते हैं हमारे, तो 5 ईयर प्लान में जो ट्रेड डेफिसिट है हमेशा हम देखेंगे कि वो राइजिंग है, बढ़ता ही आ रहा है। लेकिन जो फोर्थ प्लान था उसमें हमारे ट्रेड डेफिसिट एक बार के लिए डिक्लाइन हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्सपोर्ट हैं वो भी फ्लक्चुएटिंग है प्लान टू प्लान, कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि हमारे जो हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इम्पोर्ट से। फ्लक्चुएटिंग होते हैं एक्सपोर्ट, बट एक्सपोर्ट कभी ज़्यादा नहीं हुए हमारे इम्पोर्ट से, सो दैट्स वाई वी आर हैविंग ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि नेट इनविजिबल रिसीट्स जो है वो पॉजिटिव होती है। नेट इनविजिबल रिसीट्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, मतलब जब हम सर्विसेज में ट्रेड करते हैं तो उसे इनविजिबल आइटम्स में लिया जाता है, और नेट इनविजिबल रिसीट्स का मतलब है कि अगर हम सारी रिसीट्स को माइनस कर दें किस में से, पेमेंट्स में से, तो हमें क्या मिल जाएगी, नेट इनविजिबल रिसीट्स, और ये हमारी पॉजिटिव ही चल रही है। सो नेक्स्ट देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था 1990-91 में, और जो फर्स्ट क्वार्टर था 1991-92 का, उसने ये ज़रूरी कर दिया था कि हमें जो है एक्सटर्नल फंड्स का मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, कहाँ कहाँ से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, और बायलेटरल डोनर स्पेशली जापान उसके अंदर आता है, वहाँ से हमने क्या किया, फंड्स को इकट्ठा करना शुरू करा ताकि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकें। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है ना, फिजिकल डेफिसिट की बात करूँ तो फिजिकल डेफिसिट होता है कि गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है एंड गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है, तो जब गवर्नमेंट की बोरोइंग ज़्यादा हो जाती है और जो उसकी अर्निंग होती है, रिसीट्स होती है, वो कम हो जाती है, तो उस टाइम पर फिजिकल डेफिसिट होता है। तो फिजिकल डेफिसिट ना सिर्फ ग्रोथ और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है किसी कंट्री की, बट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और एक अच्छी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, एक विएबल बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, हमें फिजिकल इम्बैलेंस को भी करेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उस टाइम पर फिजिकल डेफिसिट चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं हालांकि, और इसका इफेक्ट किस पर जाता है, सीधा सीधा बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो एक्सटर्नल असिस्टेंस हमें मिलती है ना, एक्सटर्नल असिस्टेंस किसी भी कंट्री से, तो उसका यूटिलाइजेशन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उसका लो लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कमिटमेंट और कंक्लूजन में बहुत बड़ा टाइम लैग कैसे, अगर मैं समझाऊँ तो एक एग्जांपल के तौर पे डोमेस्टिक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पुल बनाने के ऑर्डर आए, वो ऑर्डर कमिटमेंट कर दी गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर पुल बनाया जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पुल बनाया जाएगा, लेकिन वो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है ना, वो 2 साल बाद उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं, आफ्टर 2 ईयर वो काम करना उसके ऊपर शुरू कर रहे हैं। देखो टाइम लैग कितना ज़्यादा है। इस वजह से क्या है, जो असिस्टेंस हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी और वट एवर, तो उसकी तो उसका यूटिलाइजेशन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है, साथ में जो हमारा
डोमेस्टिक बजट है ना, वो भी कुछ खास नहीं है फंड्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। सो ये कारण है कि हम जो एक्सटर्नल असिस्टेंस मिलती है उसको यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाते। और अगले पॉइंट की बात करूँ तो ये मैंने पहले भी बात की थी, यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर के अंदर अबाउट 15 कंट्रीज आती हैं। जब 1991 में इसका कोलैप्स हुआ इन 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तब जो हमारी इंडिया की है एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, एडवर्सली अफेक्ट हुए थे। इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी क्राइसिस देखने को मिला था। और अगर अब हम देखें तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो स्टिल रिमेन द सेम, सेम ही चल रहा है, काफ़ी वीक पोजीशन है उसकी। और इसका कारण है पुअर इंडस्ट्रियल एंड पुअर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट हम इतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी कुछ अच्छी नहीं है। और जो इंडिया के अंदर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को अचीव करने के लिए रुकावट बना हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप growing, and if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.